सो गाइज आज के क्लासेस में हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनको हिंदी में द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण को जानने से पहले आपको जानना होगा कि समीकरण क्या होते हैं। समीकरण मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि बैलेंस, जब कोई तराजू होती है उसमें एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे हो तो उसको हम समीकरण नहीं कह सकते, उसको हम बैलेंसिंग नहीं कह सकते। समीकरण वो चीज़ें होती हैं जो बैलेंस होती हैं। जैसे अगर हम कहें कि ax प्लस में bx बराबर 0, तो ये बैलेंस है, क्योंकि अगर हम मान लें कि ये तराजू है तो तराजू के एक साइड ये चीज़ें ले रखी गई हैं और दूसरी साइड में क्या रखा गया है, 0, तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे या फिर समीकरण कहेंगे। अगर यही इक्वल में 0 ना हो, जैसे बस हम लिख दें ax प्लस में bx, तो उसको हम नंबर्स या फिर कुछ भी कह लेंगे, लेकिन इक्वेशन या समीकरण हम नहीं कहने वाले हैं। तो ज़रूरी है आपको जानना कि समीकरण होता क्या है। ax प्लस में bx बराबर अगर 0 है तभी उसको हम समीकरण कहेंगे, नहीं तो अगर बराबर में 0 नहीं है या फिर बराबर में कोई नंबर नहीं है तो उसको हम समीकरण नहीं कहेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समीकरण के प्रकार कितने होते हैं। ये हम स्पेशली बात कर रहे हैं क्लास 10 के लेसन 4 में, जो कि आपका द्विघात समीकरण के नाम से है। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले आपने समीकरण समझा कि अगर किसी भी नंबर्स या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट के बराबर में 0 है या फिर बराबर में कोई नंबर रखा गया है तभी उसको हम समीकरण का नाम देंगे, नहीं तो उसको समीकरण का नाम या इक्वेशन का नाम नहीं देंगे। जैसे ax प्लस में bx बराबर 0 है तो समीकरण है, या ax प्लस में bx बराबर कोई भी नंबर है तो समीकरण है। वो नंबर पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव तो उसको हम समीकरण मानेंगे, लेकिन वहीं पे बराबर में 0 नहीं है तो हम उसको समीकरण नहीं मानेंगे। चलिए अगर हम टाइप की बात करें तो समीकरण स्पेशली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे तो होते बहुत तरह के हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि आप क्लास 10th में स्टडी करनी है वो स्पेशली आपको 3 टाइप्स के मिलेंगे। पहला बहुपद, अब आप देखेंगे तो बहुपद है, लेकिन यहाँ पे बहुपद नाम दिया गया है लेशन का, जो कि लेशन नंबर 2 है आपका। ये लेशन नंबर 2 है, सेकेंड लेशन है जिसका नाम है बहुपद। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका लेसन सेकेंड है जो कि बहुपद के नाम से है, लेकिन इसमें बहुपद न दे करके, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि अगर कोई बस नंबर लिखा है बराबर में 0 नहीं है तो उसको कोई भी पद हम कह सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपको इसमें बहुपद और बहुपद समीकरण 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला बहुपद और दूसरा बहुपद समीकरण ये आप ध्यान में रखिए। नाम तो है बहुपद, लेकिन इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, पहला बहुपद और दूसरा बहुपद समीकरण। अब बहुपद क्या होगा, मतलब कि उसके कितने बहुपद, 2 वर्ड से मिलकर बना बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। पॉली मतलब कि मल्टी और नोमियल्स मतलब कि नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। अगर आप उसको हिंदी में देखेंगे तो बहुपद के नाम से जानते हैं, मतलब पद होने चाहिए कितने, बहुत सारे। अब जैसे कि पद क्या होते हैं, पद मतलब हम मान सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स, जिसको हम अच्छे से समझने के लिए ये कह सकते हैं कि अगर हम अल्फ़ाबेट को मान लें कि ए एक कास्ट है, बी दूसरा कास्ट है, सी तीसरा कास्ट है, डी तो अगला कास्ट है, तो हम कह सकते हैं कि कास्ट या फिर जाति के नाम से जानेंगे तो हम अच्छे से समझ में आएगा जाति क्या होती है। थोड़ा मात्रा वगैरह अपना देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 5x, तो इसमें एक पद है, मतलब कि एक कास्ट है, मतलब कि एक जाति है, तो इसको हम बहुपद तो कहेंगे लेकिन एक पदीय बहुपद कहेंगे, एक पदी इसको कहा जाएगा। दूसरा अगर हम ये कहते हैं 5x प्लस में 2y, तो इसमें देखिए कितने कास्ट है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा कि द्विपदी बहुपद कहा जाएगा, या फिर इसको आप द्विपदी भी कह सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें 5x प्लस में 2y प्लस में 6z, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद कहेंगे, मतलब कि 3 पदों वाले बहुपद कहे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे बराबर 0 नहीं लिखा है तो उसको हम बस बहुपद के नाम से जानेंगे। पद मतलब कि आप समझ लीजिए जाति, इसमें एक जाति है, यक्ष वाली केवल जाति है तो एक पदी बहुपद कहा जाएगा। इसमें 2 जाति यक्ष और वाई वाली 2 जाति हैं तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहा जाएगा। और इसमें यक्ष वाई जेड वाली 3 जातियां हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, 3 पदों वाले बहुपद समीकरण। देखिए नहीं सॉरी समीकरण नहीं, बस 3 पदों वाले बहुपद कहे जाएंगे। अब देखिए ये वाले बहुपद समीकरण कैसे बन रहे हैं, आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप केवल बहुपद लेशन को पढ़ के रख देंगे तो बाद में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप बहुपद के साथ साथ में बहुपद और बहुपद समीकरण दोनों में डिफरेंट करना सीख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस लेसन में आपको बहुपद और बहुपद समीकरण दोनों
पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। सो आपको मिक्स नहीं करना है कि बहुपद है या फिर बहुपद समीकरण है। सो जैसे कि मैंने बताया कि एक कास्ट अगर है, एक जाति है, एक बिरादरी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक पदीय, एक पदीय, जिसको हम इंग्लिश में मोनोमियल के नाम से भी जानते हैं, मोनोमियल्स, जिसको हम एक पदी भी कहते हैं। दूसरा, अगर उसी में दो कास्ट है, जैसे एक्स वाई हो गया या फिर वाई जेड हो गया या फिर जेड ए हो गया या ए बी हो गया, कोई भी दो कास्ट है अगर, तो उसको हम कहेंगे बायोनोमियल्स, बायोनोमियल्स कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विपदीय, मतलब कि दो पद, जैसे यक्स और वाई, तो बायोनोमियल्स हो गया। तीसरा अगर हम देखें तो इसमें तीन पद हैं, यक्स वाई और जेड, तो तीन कास्ट हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय कहेंगे, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स या फिर ट्रायोनोमियल्स के नाम से जानते हैं, ट्रायोनोमियल्स, ठीक है। और एक और होता है आपका, जैसे 5x हो गया, प्लस में 2y हो गया, प्लस में 6z हो गया, प्लस में n या m कुछ हो गया। तो अब इसमें देखें तो हम 4 हो गया। तो देखिए 1 होता है तो एक पदी या फिर मोनोमियल होता है, 2 होता है तो बायोनोमियल, 3 होता है तो ट्रायोनोमियल। लेकिन जब 3 से ज़्यादा हो जाता है, वो कास्ट 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, 10, 100 इवन कुछ भी हो, तो उस कंडीशंस में हम देखते हैं कि 3 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अब देखिए पॉलिनोमियल्स को ही हम कहते हैं बहुपद। कहने का मतलब है ये समीकरण है आपके, एक पदी भी पढ़ना है आपको, द्विपदी भी पढ़ना है, त्रिपदी भी पढ़ना है, मीन मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल, पॉलिनोमियल सब पढ़ना है, लेकिन स्पेशली आपको फोकस इस पे करना है। अब देखिए आपको इसमें दिखाया ये गया है कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखिए एक पदी आएगा तो उसको भी वो पॉलिनोमियल कहेगा, द्विपदी आएंगे तो भी उसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ट्रायोनोमियल्स त्रिपदी आएंगे तो भी उसको पॉलिनोमियल्स कहेगा, और पॉलिनोमियल्स आएंगे तो भी उसको पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स होगा कौन सा, क्या एक पदी वाले को कहेंगे या फिर द्विपदी, त्रिपदी, किसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे? तो सबसे पहले आप एक फॉर्मेट समझ लीजिए कि अगर कोई भी समीकरण हो, ठीक है, जैसे वो उसमें एक पद हो, दो पद हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर रेखीय समीकरण हो या फिर दुनिया का कोई भी समीकरण हो, कुछ भी हो, आप उसको बहुपद कह सकते हैं। अगर वो नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में लिखा है, जैसे ax प्लस में by प्लस में c, बस इतना लिखा गया है, तो उसको आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक या फिर रेखीय या फिर बहुपद के नाम से जानेंगे। ध्यान दीजिए, जब बराबर में जीरो या बराबर में नंबर नहीं लिखा गया है तो उस कंडीशन में उसको आप पॉलिनोमियल्स, जैसे कि नाम ही लिखा गया है यहाँ पे, उसको हम बहुपद बस कहेंगे। लेकिन वहीं पे कोई भी समीकरण हो, बराबर में आपको लिख दिया जाए 0, 1, 2, 3, 4, तो उस कंडीशन में आप उसको बहुपद न कह करके बहुपद समीकरण कह देंगे। अब ऐसे आपके दिमाग में ये चलेगा कि यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वो भी बहुपद होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। द्विघात समीकरण को भी हम बहुपद कहते हैं। आप कहेंगे रेखीय समीकरण है तो वो भी एक समीकरण का टाइप है, उसको भी हम बहुपद कहेंगे। हाँ, उसको भी हम बहुपद कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी समीकरण है दुनिया में, कोई भी समीकरण हो, उसको हम बहुपद के नाम से जानते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कि बहुपद का फॉर्मेट कैसा होता है। इस चीज़ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि बहुपद है क्या। देखिए बहुपद पे हम फोकस इसलिए करें, आप कहेंगे कि द्विघात समीकरण है पढ़ना है हमें, लेकिन बहुपद पे क्यों फोकस किया जा रहा है? तो बहुपद पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बहुपद अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको दुनिया के जितने भी समीकरण हैं उसमें डिफरेंस करना समझ में आ जाएगा। और चीज़ें जब डिफरेंस करना समझ में आ जाएगा, अलग क्या है इनमें एक दूसरे से, ये समझ में आ जाएगा, तो चीज़ें आपको लगाने में, सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। ये मेरी गारंटी है, मैं सिखा दूंगा। तो चलिए पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो जैसे किसी की भी पावर कुछ भी हो, जैसे x की पावर 4 हो, या फिर यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर को a b c की फॉर्म में मान लेते हैं। b है, x की पावर 3 है, प्लस में c है, x की पावर में 2 है, प्लस में d है, x की पावर x है, और प्लस में mn या ef कुछ भी कर लेते हैं, बराबर में 0 है। तो नॉर्मली इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी इक्वेशन होगा, कोई भी समीकरण होगा, उसको हम बहुपद कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है, ये कोई भी हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से देखें, अगर देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से हम देखें तो क्या है, दो घात है, मतलब कि द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ से हम देखें तो ये क्या है, रैखिक समीकरण बन रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो एक पदीय समीकरण बन रहा है। अगर यहाँ से हम देखें तो तीन घाती बन रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारे समीकरण आ जा रहे हैं, लेकिन
उसको हम किस नाम से जानेंगे, बहुपद के नाम से ही जानेंगे। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सब कुछ करने के बाद जीरो नहीं लगा है तो इसको हम बस बहुपद कहेंगे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद। लेकिन यही बराबर करने के बाद यहाँ पे हम 0 1 2 3 कुछ भी लगा दें, 1 2 3 4 कुछ भी लगा दें, यहाँ पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, मीन बराबर करने के बाद एक ही नंबर सब के सब नहीं, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम बहुपद समीकरण के नाम से जानेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग आते हैं यहाँ पे आपको बहुपद और बहुपद समीकरण के डिफरेंट करना तो समझ ही आ गया होगा कि बहुपद वो होते हैं जिनके बराबर में जीरो नहीं लिखे होते हैं। वो कोई भी समीकरण हो, अगर बराबर में जीरो नहीं लिखा गया है तो बहुपद कहा जाएगा। अगर दुनिया का कोई भी समीकरण हो, उसके बराबर में 0 1 2 3 कोई भी नंबर्स लिखा गया हो, वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, बहुपद समीकरण के नाम से जानेंगे। तो समीकरण में अब हम दूसरे पॉइंट पर केयर करते हैं। तो यह है हमारा रेखीय समीकरण, जो कि आपको क्लास 10th के लेसन नंबर 3 में पढ़ने को मिलेगा। लेसन 3 में ध्यान दीजिए, लेसन नंबर 3 में आपका पूरा कौन सा है, रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले हम रेखीय समीकरण को और समझते हैं कि ये रेखीय समीकरण क्या होता है। देखिए, जैसे कि रेखीय समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन भी इसको कहते हैं। तो लीनियर मतलब कि लाइन, एक रेखा, लीनियर मीन्स लाइन, जिसको हम रेखा कहते हैं। तो ऐसा कोई भी समीकरण, अब देखिए कोई भी समीकरण रेखा कब होगा, नॉर्मली आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम इस तरह से कोई चीज़ की है तो इसको क्या कहा जाएगा, रेखा। अगर इसके ऊपर या नीचे हम इस तरह से कह जाएंगे तो क्या ये रेखा कहा जाएगा, नहीं, रेखा तो कहा जाएगा लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रेखा या फिर खराब रेखा कहा जाएगा। सो इसी तरह अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है तो उसको हम रेखीय समीकरण कहते हैं। अगर ऊपर नीचे कुछ भी आ गया तो उसको रेखीय समीकरण नहीं कहते। अब ऊपर नीचे का मतलब क्या है, नीचे तो कभी भी किसी इक्वेशन में कुछ आएगा नहीं। जैसे देख लीजिए कि x की पावर 4 है, प्लस में bx की पावर 3 है, प्लस में cx की पावर 2 है, dx है, e है इक्वल में 0, इससे ज़्यादा तो आता नहीं किसी इक्वेशन में। तो नीचे तो कभी नहीं आएगा, मतलब कि किसी भी इक्वेशन के ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लिख दें ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब ऊपर का मतलब क्या है, मैंने कहा कि ऐसे इक्वेशन जो कि एक लाइन में लिखे जा सके। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए इस तरह से है ना, एक रेखा की तरह, तो इसलिए इसको हम रेखीय समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर इसी के ऊपर हम इस तरह से लिख दें 2 या फिर 3 या फिर 4, तो देखिए ये एक रेखा के ऊपर कुछ हो गया ना, तो ये रेखीय समीकरण नहीं कहा जाएगा। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि जब रेखीय समीकरण वो होता है कि जिसमें कोई भी घातांक न लगे हो। इन शॉर्ट आप समझने का प्रयास कीजिए कि रेखीय समीकरण वो होता है जिसके ऊपर कोई भी घातांक न लगे हो। अब जैसे कि 2 लग गया तो ये रेखीय समीकरण नहीं हो गया, इसकी घात 2 हो गया ना तो द्विघात समीकरण हो गया। 3 लग जाएगा, इसके पावर 3 लग जाएगा तो वो कोई और समीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि रेखीय समीकरण होता क्या है। ऐसे समीकरण जिसकी घात कुछ भी ना लगा हो, जैसे ax प्लस में 3x प्लस में by प्लस में c बराबर 0। अब एग्जाम्पल एक और हम लिख सकते हैं, जैसे 5x प्लस में 3x बराबर में 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रेखीय समीकरण ही कहा जाएगा क्योंकि इसके पावर कुछ भी नहीं है। अब एक पद दो पद ये आप ना देखिए, मोनोमियल है कि बायोनोमियल या ट्रायोनोमियल है, बस आपको ये देखना है। दूसरा अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 6x प्लस में 7y प्लस में 8z प्लस में c बराबर 0, तो ये भी किस नाम से जाना जाएगा, ये इक्वेशन भी 6x प्लस में 7y प्लस में 8z प्लस में c बराबर 0, इसको भी हम रेखीय समीकरण ही कहेंगे। ठीक है, रेखीय समीकरण इन शॉर्ट आप समझ लीजिए ऐसा जो कि एक रेखा में लिखा गया हो जिसके पावर कुछ भी ना हो, जैसे 2 3 4 ऐसा कुछ भी पावर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया रेखीय समीकरण। अब देखिए रेखीय समीकरण में भी आपके लेसन नंबर 3 में जैसे मैंने बताया कि रेखीय समीकरण है, उसमें भी कई वेराइटीज़ आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि एक चर वाले रेखीय समीकरण। अब देखो रेखीय समीकरण तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एक चरों वाले आराम से समझ लेंगे। रेखीय समीकरण मैंने क्या बताया कि एक रेखा में लिखा होना चाहिए, जैसे कि इस तरह से, कोई घातांक नहीं होना चाहिए। अब एक चर होना चाहिए, मतलब कि ऐसा समीकरण जो कि एक लाइन में लिखा गया हो और एक ही चर हो। एक ही चर मतलब कि जैसे हमने बताया ना कि एक ही जात होना चाहिए, एक ही कास्ट होना चाहिए। इन शॉर्ट कह सकते हो कि एक ही अल्फा बेट होना चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का दीजिए तो आप कह सकते हैं 5x बराबर में 0, नॉर्मल एक ही चर है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 6x प्लस में 5x बराबर 0। देखिए दो पद हैं लेकिन यक्स यक्स ही है। तीसरा अगर हम देखें तो 5x प्लस में यक्स प्लस में 6x प्लस में 7x बराबर 0। पद तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर हम ध्यान दें तो सब में कास्ट या फिर चर कितने हैं, चर एक ही है। तो इसीलिए इस तरह के समीकरण को हम क्या कहते हैं,
एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब कि एक रेखा में होना चाहिए, और एक चर मतलब कि एक ही चर, जैसे कि आप सब में देख सकते हैं कि यक्स ही है। अब यक्स की जगह पे वाई पे भी वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, या फिर कुछ भी आ जाए, लेकिन समीकरण में कोई पावर नहीं लगना चाहिए, और दूसरा उसमें एक ही टाइप के अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। ये हो गया एक चरों वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि आपके क्लास 10th में एक चरों वाले रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, फिर भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए आपको रैखिक समीकरण और एक चरों वाले रैखिक समीकरण को समझना बहुत ही जरूरी था। इसलिए अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को समझते चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है और हर साल बोर्ड में क्लास 10th में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हार्ड वाले होते हैं ये इसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने एक चरों वाले रैखिक समीकरण को देखा, अब आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण पहले तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण वही होता है जो कि क्या होता है, एक रेखा में होता है, कोई घातांक नहीं लगा होना चाहिए। दूसरा वहीं पे दो चरों वाले, अब तो हमने एक चरों वाले पढ़ा था कि इस तरह से हो, जैसे 5x बराबर 0, 6x इतना बराबर 0, घात नहीं लगा था, और चर भी कितने थे, मीन अल्फाबेट भी कितने थे, एक। लेकिन यहाँ पे रैखिक समीकरण होना चाहिए, रेखा में होना चाहिए, इस तरह से बिना घात का होना चाहिए, लेकिन चर कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो नॉर्मली आप कह सकते हो कि नहीं, कि जैसे हम मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा 5x प्लस में 6y बराबर 0। अब देखिए घात भी नहीं लगा है और x और y दो चर भी हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10y प्लस में 6z बराबर में 0, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें भी y और z दो ही लगा है, बराबर में कुछ होना चाहिए तभी समीकरण कहा जाएगा, घात कुछ नहीं है तो इसलिए रेखिक हो गया। अब दो चर हैं इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब आगे देखिए, जैसे कि 6x प्लस में 5y प्लस में 10 बराबर में कुछ भी मान लेते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, अब चर की बात करें तो चर कितने हो जाएंगे, दो ही चर हैं, यक्स वाई। देखिए कास्ट तो तीन हो गए, ध्यान दीजिएगा कास्ट तो तीन हो गए, क्योंकि यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे यक्स वाला कास्ट है, यहाँ पे यहाँ पे यक्स वाला कास्ट है, यहाँ पे वाई वाला कास्ट है, यहाँ पे नंबर है, तो ये तीन पद तो तीन हो गए। मतलब अगर हम पूछे कि किस तरह का बहुपद समीकरण, अभी हमने पढ़ा है ना कि बहुपद समीकरण सब होंगे, तो ये अगर हम देखें तो बहुपद समीकरण अगर हम आपसे पूछे तो किस तरह का बहुपद समीकरण है, तो तीन पदों वाले बहुपद समीकरण मीन ट्रायनोमियल्स है। लेकिन अगर इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरफ से पूछे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं, तो चर एक और दो चर मिल गए। ठीक है, और रैखिक समीकरण मतलब कि कोई घातांक नहीं लगना चाहिए, तो मतलब कि ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब देखिए ये तो बेसिक रहा कॉन्सेप्ट, अब समझने का हम प्रयास करते हैं। कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, तो इसको हम इरेज करना चाहेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम चीज़ों को लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये तो नॉर्मल रहा, आपने देखा कि रैखिक समीकरण ऐसे होते हैं जो कि उसके घात नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण देखा जिसमें आपने ये सीखा कि घात तो नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक ही कास्ट या फिर एक ही टाइप के अल्फ़ाबेट होने चाहिए। अगर तीसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब कि ऐसे समीकरण जिसमें घात भी नहीं होना चाहिए और चर भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, जेड ए बी, बी सी ए, कुछ भी। तो ये तो बेसिक रहा, लेकिन कभी कभी आपको ए बी सी की वैल्यू पूछ देता है समीकरण लिख के, तो आपको जानना जरूरी होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए अगर कोई भी समीकरण इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, ठीक है, इस तरह से हो या फिर इससे कम या ज़्यादा हो, लेकिन यक्स और यक्स, तो देखो एक तो ये एक लाइन में रहा मतलब रेखीय है, दूसरा 1 और 2 ही वेरिएबल पाए गए, दो ही वेरिएबल पाए गए मतलब दो ही चर पाए गए, तो इसलिए से ये क्या हो जाएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10 में ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका फॉर्मेट होता है ए एक्स इसका नहीं, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0। ठीक है, ये देखिए ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0, इस तरह से होता है। मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए रैखिक समीकरण में हो गया और दो चर। अब यहाँ पे ए बी सी आप कहेंगे क्या है, तो ए बी सी क्या है, नंबर्स है। जैसे हम कहेंगे कोई भी चीज़ इस तरह से लिखी गई है, जैसे 5x प्लस में
10y प्लस में 12 बराबर 0। तो ये किस तरह का समीकरण है? तो आप बता सकते हैं कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक इसलिए क्योंकि कोई भी घात नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, किसी के भी पावर नहीं, x और y किसी के भी पावर नहीं है। और दूसरा ये यहाँ पे क्या है कि दो ही चर है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जानते रहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट एंड पॉइंट की बात हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इस लेसन में स्पेशली हमें पढ़ना था। लेकिन चूंकि अगर हम डायरेक्टली आपको अगर बता देते तो आपको ये सारी चीज़ें समीकरण के बारे में पता नहीं चलती, तो इसीलिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम बता रहे हैं, जिससे कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वाड्रेटिक मीन्स होता क्या है? क्वाड्रेटिक मतलब होता है टू। देखिए इसको आप हिंदी वर्ड से इसके समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्विघात। देखिए वर्ड को पकड़िए बस। द्विघात होता क्या है? जैसे हम लिखिए द्विघात, देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है द्विघात। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हिंदी में हम कहते हैं द्विघात। द्विघात दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो घात मतलब कि पावर, क्या होता है? पावर, जिसको आप कहते हैं ना x के पावर मतलब 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो पावर होता है। दूसरा द्वि मतलब कि दो, जिसके पावर में क्या हो? दो हो, वो एक इक्वेशन का फॉर्म हो, और जिसके पावर में क्या हो? दो हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। जैसे कि इसका फॉर्मेट की अगर हम बात करें, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट की अगर हम बात करें, तो सीधे सीधे इजीली तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। कहने का मतलब है कि देखिए अगर हम इसको देखिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो ये किस तरह का समीकरण हो जाता? रेखीय समीकरण। लेकिन इसमें स्क्वायर लग गया है, तो स्क्वायर मतलब कि 2 लगा है, तो द्विघात समीकरण हो गया, जिसको हम क्वाड्रेटिक में सभी हमने बताया 2। तो इस तरह के समीकरण को हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम कहते हैं 5x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 12 या 13, 15 कुछ भी इक्वल में 0। ये क्या है? तो ये एक तरह का द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसके घात कितनी है? 2 है। ठीक है, इसके घात कितने है? 2 है। घात को हम पावर भी कहते हैं। जिन समीकरण के भी, जिन इक्वेशंस के भी पावर कितने हो? 2 हो, उनको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए एक चीज़ कन्फ्यूज कभी नहीं होगी। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है? x ही है। तो अगर यहाँ पे चेंजिंग हो गया, जैसे हम कह दें कि 5x स्क्वायर प्लस में 10y प्लस में 13 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। अगर मैं ये कह दूं तो ये पूरी तरह से क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ये गलत है और ये क्या है? सही है। तो द्विघात समीकरण में घात 2 होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि चर या फिर वेरिएबल्स भी कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन 5x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 30 बराबर 0, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन दूसरा 5x स्क्वायर प्लस में 10y प्लस में 13 इक्वल में 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर पूछा जाए तो लॉजिकली आप बता सकते हैं कि क्योंकि द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं कि एक ही वेरिएबल पाए जाते हैं, और यहाँ पे एक है इसलिए द्विघात समीकरण है, दूसरा यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम लोग दूसरे वीडियो में करते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, समीकरण कितने प्रकार होते हैं। तो द्विघात समीकरण मतलब कि मैंने बता दिया कि जिनके घात क्या हो? 2 हो। ठीक है, और उसमें वेरिएबल भी कितने हो? केवल और केवल एक ही हो, 2 नहीं होने चाहिए। समीकरण के लिए हमने पॉलिनोमियल पहला बताया। बहुपद, कोई भी समीकरण बहुपद हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग, अपने पदों के अकॉर्डिंग, अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी होते हैं। मतलब कि मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल और पॉलिनोमियल्स के नाम से जाने जाते हैं। कोई दूसरा समीकरण हम कहें तो दूसरा समीकरण रेखीय समीकरण होता है, जो कि एक रेखा में होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल कितने भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं? एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। जैसे रेखीय समीकरण एक चर वाले हो जाएंगे जब एक ही चर रहेंगे, 2 चरों वाले हो जाएंगे जब 2 ही चर रहेंगे। ये 3 चरों वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 चरों वाले भी हो सकते हैं। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। देखिए 2, 1, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। बस उसमें क्या करना है कि x, y और एक कोई अल्फ़ाबेट्स जोड़ देना है। तीसरा यहाँ पे नेक्स्ट हमने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली, इसमें आपके चर मीन वेरिएबल्स एक होने चाहिए, साथ ही साथ उसके पावर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन किसी भी इक्वेशन में पाई जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण होता है। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग क्लास 10th के लेसन 4th का ही 2.1 सॉल्व करेंगे, और स्पेशली हम उस पर फोकस करेंगे द्विघात समीकरण मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि इसका पार्ट 2 होगा। थैंक यू।